हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी कवर कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 10 का, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो गति और दूरियों का जो मापन है वो चैप्टर काफ़ी छोटा है और काफ़ी ईजी भी है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। गति और दूरियों का मापन पहले हम लोग कैसे करते थे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दूरियों का मापन हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, प्राचीन काल के जो लोग थे, पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। पहले के लोग क्या करते थे, अपना जो अंगुली होता था उसकी चौड़ाई से माप लेते थे, कोई भी दूरी होती थी। कदम से, पैर से नाप लेते थे कि इतनी दूरी होती है। लेकिन उसमें क्या होते हैं, इनमें उलझने होती थी तथा इसलिए किसी एक समान मापक प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पहले के लोग इस प्रकार से जब मापते थे तो उनको क्या होती थी, उलझने विकसित होती थी। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दिया गया था कि दो बच्चे होते हैं और वो एक डेस्क पे बैठते हैं, तो उन दोनों में झगड़ा होता है कि तुम ज्यादा जो है जगह लेके बैठे हो, दूसरा बोलता है कि तुम ज्यादा जगह लेके बैठे हो। तो जो मैम उसकी होती है वो क्या करती है, जो गिल्ली डंडा उसका होता है उससे वो क्या करती है, नाप देती है इसको। तो जो इसका डंडा होता है और जो एक गिल्ली होती है उसको लगा करके ये दो बराबर भागों में इसको बांट देती है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद जो बच्चा होता है उसका ये जो डंडा होता है वो कहीं खो जाता है। तो फिर उन लोग क्या करते हैं कि दूसरा डंडा लेके नापते हैं, तो उसमें कुछ डिस्टेंस बच जाती है। तो इस प्रकार क्या होती है कि उलझने होती है उन लोगों को। तो टीचर समझाती है कि अगर हम लोग इसको धागे से माप दें, जो इसकी चौड़ाई है अगर उसको हम लोग धागे से माप करके धागे को अगर आधा हम लोग कर देते हैं तो जो इसकी आधी दूरी होती है वो पता चल जाती है। तो इस प्रकार से जो उलझन होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम अब जो है मात्रों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI मात्रक का उपयोग करते हैं। तो जो SI मात्रक है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त हुई है। तो एक प्रणाली ऐसी है जिसका उपयोग सभी जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं SI मात्रक। जो SI मात्रक होता है उसमें जो लंबाई का मानक मात्रक होता है वो होता है मीटर। ये भी हमें याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है जो गति के बारे में कुछ बात किया गया है कि पहले के लोग डिस्टेंस कैसे कवर करते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता था। जैसे पहले के लोग क्या करते, साइकिल का यूज करते थे, बैलगाड़ी का यूज करते थे, रेलगाड़ी का यूज करते थे। तो इस प्रकार से विभिन्न परिवहन का उपयोग किया जाता था। अब जो गति होती है वो क्या होती है, तो गति का डिफिनेशन दिया गया है कि अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहे तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, अगर कुछ सेकेंड बाद वो कहीं और चली जाती है तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि उस वस्तु में गति हुई है। अगर कोई वस्तु अपने स्थान पे स्थित है और समय बीत रहा है, वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो हम लोग बोलेंगे जो वस्तु हमारी है वो क्या है, विराम अवस्था में है। तो वही लिखा गया है, समय के साथ अगर वस्तु अपनी सापेक्ष स्थिति न बदले तब उसे हम लोग विराम की अवस्था कहते हैं। तो गति का अवस्था मतलब ये होता है कि समय के साथ परिवर्तन होता है। देखिए, गति में क्या होता है, समय को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि कितना भी समय हुआ है अगर किसी वस्तु के अवस्था में अगर बदलाव हुआ है समय के साथ तो हम लोग उसको गति बोलेंगे। और अगर समय बीत रहा है लेकिन जो वस्तु है उसके अवस्था में बदलाव नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे विराम की अवस्था। आगे बढ़ते हैं। जो गति होती है वो दो प्रकार से होती है, एक होता है एक समान और एक होता है असमान गति। अगर जो है गति अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इसका मतलब है अगर कोई वस्तु x है वो y तक पहुंचने में आपका 5 मिनट ले रही है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि z तक पहुंचने में फिर 5 मिनट ले रहा है, और इसकी जो दूरी है वो समान है। दूरी मान लीजिए 2 मीटर यहाँ पे है और आपका 2 मीटर यहाँ पे है। तो ये क्या है कि अगर ये समान दूरी तय करने में समान टाइम ले रहा है तो इसका मतलब जो गति है वो एक समान होगी। लेकिन अब क्या है, जो दूसरा डिफिनेशन है वो है परंतु वह समान समय अंतराल में समान बराबर दूरी न तय करे तो उसकी गति असमान गति होगी। इसका मतलब है कि सपोज करते हैं x है और यहाँ y तक इसको 5 मिनट टाइम लगता है पहुँचने में, और ये जो दूरी है वो 2 मीटर है, और y से z तक की दूरी आपकी 3 मीटर है, लेकिन इसको यहाँ पे पहुँचने के लिए 2 मिनट लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी दूरी तय की गई है वो अलग अलग है, तो हम लोग इसको बोलेंगे जो गति हुई है वो असमान हुई है।
यहाँ दिया है प्रकृति में अधिकांश गति असमान होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रकृति में जितनी भी चीजें होती हैं अधिकांश क्या होती हैं, असमान गति करती हैं। जैसे कोई भी आपका पक्षी हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। कोई कीड़ा हो गया, कोई जीव जानवर हो गया, तो जो प्रकृति में अधिकांश चीजें जो होती है वो क्या करती हैं, असमान गति करती हैं। आगे देख लेते हैं गति के प्रकार। तो गति मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है। कुछ गति के प्रकार दिए गए हैं। तो पहला हमारा प्रकार है सरल रेखीय गति। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है, इसमें वस्तु एक सरल रेखा में सीधी रेखा में गति करती है। जैसे एक सीधी सड़क पे गाड़ियों की गति, जैसे ये जो गाड़ियां हैं वो जो सड़क है वो सीधी बिल्कुल है और इस पे जो गाड़ियों की जो गति है वो एक समान गति होती है, एक सरल रेखा गति करते हैं। सैनिकों का मार्च पास्ट, जो सैनिक होते हैं वो भी क्या करते हैं, सरल रेखा में गति करते हैं। तो हमें एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल दे देता है कि अगर जो गाड़ियां हैं वो सड़क पे चल रही है तो उसमें किस प्रकार की गति होगी, तो हमें बताना है कि उसमें सरल रेखीय गति होगा। आगे बात करते हैं वर्तुल या वृत्तीय गति। देखिए वर्तुल गति या फिर वृत्तीय गति में ये होता है कि इसमें वस्तु गोल गोल घूमती है, जैसे पंखे का चलना, घड़ी की सुइयों का चलना। तो जैसे आप लोग ये देख रहे हो कि ये जो बैल है वो क्या कर रहा है, एक पिलर के जो है अराउंड में ये गोल गोल घूम रहा है और पानी निकल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति या फिर वर्तुल गति बोलेंगे। यहाँ जो फैन हमारा है, फैन क्या कर रहा है, चारों दिशाओं में चल रहा है। तो ये भी जो आपका ये जो फैन के जो पंखे हैं उसमें क्या होता है, इसमें भी आपकी वृत्तीय या फिर वर्तुल गति होती है। तो यहाँ वर्तुल गति के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है। आगे बात करते हैं आवर्ती गति। देखिए जो आवर्ती गति है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें इसको भी याद रखना है। आवर्ती गति में क्या होता है, इसमें गति करती हुई वस्तु पुनः अपनी जगह वापस आ जाती है। इसका मतलब हम लोग अगर किसी वस्तु को बांध के यहाँ से लटकाते हैं तो ये क्या करती है कि एक बार तो इधर ये गति करेगी, लेकिन फिर क्या होगी, अपने स्थान पे वापस आ जाती है। उसके बाद क्या करती है, ये इतनी ही दूरी, जितनी दूरी ये यहाँ पे तय की रहेगी, जितनी दूरी ये यहाँ पे तय करती है, इधर तय करती है, उतनी ही दूरी ये इधर तय करती है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं इस गति में जो है वस्तु पुनः अपनी जगह पर वापस आ जाती है। जैसे घड़ी के लोलक, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंडुलम की गति करना। जो पेंडुलम, जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो क्या होता है, बीच में रहता है और ये इधर भी गति करता है, इधर भी गति करता है, बराबर दूरी में गति करता है। पेड़ की शाखाओं का हिलना, जो पेड़ होता है उसकी जो शाखाएं होती है उसमें भी आवर्ती गति होती है। झूले पे बच्चे का झूलना, ये देखिए जो एग्जाम्पल है आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछता है कि जो बच्चा कोई झूला पे झूल रहा है तो उसमें किस प्रकार की गति होगी, तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें आवर्ती गति होगी। क्योंकि देखिए जब बच्चा इसको खींचकर जब इसको छोड़ेगा तो ये क्या करेगी, लड़की एक बार तो अपने जो मेन डिस्टेंस है उससे दूर जाएगी, फिर जितना दूरी इधर जाएगी वो उतना दूर ही इधर जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं झूले पे जो बच्चे का झूलना होता है वो आवर्ती गति का एग्जाम्पल है। आगे है गिटार की तार का हिलना। देखिए गिटार के तार का हिलना भी जो है वो आवर्ती गति के अंतर्गत आता है। आगे है तबले की सतह का हिलना। जो तबला का जो सतह होता है ये भी आवर्ती गति होता है। ये जो गिटार का तार का हिलना और तबला का जो सतह है उसको हम लोग देख के नहीं कह सकते हैं कि इसमें आवर्ती गति है, लेकिन होती आवर्ती गति है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नोट में दिया गया है किसी किसी वस्तु में एक से ज्यादा गतियां पाई जाती हैं। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं प्रकृति में जिसमें एक से अधिक गतियां पाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल है सिलाई मशीन का। जो सिलाई मशीन का एग्जांपल है उसमें क्या होता है, उसके जो चक्र का घूमना होता है वो वर्तुल गति होती है। जो सिलाई मशीन का जो चक्र लगा होता है इस प्रकार से, जहाँ पे हम लोग उसको पकड़ते हैं, वहाँ जो उसके जो चक्र की गति होती है वो आपकी वर्तुल या फिर वृत्तीय गति होती है। लेकिन जो सिलाई मशीन की जो सुई होती है, जहाँ से सुई लगी रहती है, वो क्या करती है, आवर्ती गति करती है। तो ये आपसे पूछता है कि सिलाई मशीन के सुई में कौन सी गति होती है। यहाँ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से पूछता है कि सिलाई मशीन के सुई में कौन सी गति होती है, तो उसमें आवर्ती गति होती है। क्यों? क्योंकि जो सिलाई मशीन होती है एक बार वो ऊपर जाती है, फिर एक बार वो नीचे आती है, इस प्रकार से वो गति करती रहती है। तो उसको हम लोग बोलेंगे आवर्ती गति। ये आप लोग एग्जाम्पल याद कर लीजिए। सुई की, आप सुई में जो होती है, सिलाई मशीन में जो सुई होती है उसमें आवर्ती गति होती है, और उसका जो चक्र होती है उसमें वृत्तीय गति, वर्तुल गति या फिर वृत्तीय गति होती है। आगे बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है जमीन पर गेंद। जब भी हम लोग जमीन पर गेंद को लुढ़काते हैं तो वो एक सरल रेखा में गति करता है, और साथ में क्या करता है, वो वर्तुल या फिर घूर्णन गति भी करता है। जैसे हम लोग जब गेंद को, यहाँ हमारा गेंद है, उसको हम लोग ढुलकाते हैं तो ये एक सीध में जाता है, और साथ में क्या करता है, गेंद खुद में भी घूमता है। तो इस प्रकार से सरल रेखीय गति के साथ साथ यह वर्तुल गति भी करता है। तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का चैप्टर था काफ़ी छोटा था। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।